हेलो एसएससी एस्पिरेंट। मैं आज लेकर आया हूँ मॉक टेस्ट 3 एंड उसके साथ आज डे 3 का टारगेट सीरीज। सो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सम ऑफ ₹3780 इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी सच दैट इफ देयर शेयर्स आर डिक्रीज्ड बाय ₹130 150 200 respectively then they are in the ratio 5:2:4। सो अगर ओरिजिनल शेयर से अगर 200 यहाँ पे अगर माइनस करूँगा तो यहाँ पे बोल रहा है जो रेशियो में 5:2:4 बोला है, 5:2:4। तो मतलब अगर मैं ओरिजिनल जो सी का शेयर है वहाँ से अगर 200 माइनस करूँगा, जितना भी होगा वो भी 4 से 4 का मल्टीपल ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन पे देखना पड़ेगा, जो अगर 1400 से अगर 200 को माइनस करूँगा मतलब 1200 होगा। तो ये 4 का मल्टीपल है क्योंकि रेशियो में 4 का मल्टीपल 4 है। सी ऑप्शन में जो 5:2:4 है तो सी का शेयर में 4 है, तो 4 होगा तो जो ओरिजिनल शेयर वो भी 4 का मल्टीपल ही होगा। तो इसीलिए 1200 4 से डिवाइज होगा। सो और 1200 भी 4 का मल्टीपल होगा, तो इसीलिए 1400 आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain sum of money was to be distributed among X, Y, and Z in the ratio 12:13:14, but it was mistakenly distributed in the ratio 13:11:15. As a result, Y received 160 less. What was the total sum of the money? So यहाँ पे certain sum of money was distributed among, सो ये सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एक्स वाई एंड जेड में, तो 12:13:14 रेशियो में, बट इट वाज मिस्टेकनली डिस्ट्रीब्यूटेड 13:11:15। एज ए रिजल्ट वाई रिसीव ₹160 लेस। तो व्हाट वाज द टोटल सम ऑफ द मनी? सो टोटल सम ऑफ द मनी कितना था? पहले जो रेशियो था वो पहले रेशियो कितना था? 12 प्लस 13 प्लस 14। सो इसको अगर मैं ऐड करूँगा तो 4 + 3 + 2 मतलब यहाँ पे 9 और 3। तो जो पहला सम होगा वो 39 का मल्टीपल होगा। 39 3 से जाएगा और 13 से जाएगा। यहाँ पे देखना पड़ेगा 3 का मल्टीपल कौन है। सो ऑप्शन बी 3120 3 का मल्टीपल है, तो ये होगा आंसर। तो ऐसा करके चेक करना पड़ेगा। उस अगर ऐसे नहीं होगा तो असली मेथड में जाना पड़ेगा। तो अगर इस बार क्या है ना, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ तरीका चाहिए जो जल्दी जल्दी हो जाएगा। नहीं तो 15 मिनट में अगर असली प्रोसेस में करने जाओगी तो कभी कंप्लीट नहीं होगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ 2 टेबल्स एंड 3 चेयर इज ₹540 while the price of 2 tables and 1 chair is ₹470. What is the difference in the price of 2 tables and 2 chair? So 2 tables plus 3 chair, इसका कॉस्ट कितना है? 540। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं 2 tables प्लस 1 chair, इसका कॉस्ट मैं माइनस करूँगा दोनों से। सो अगर माइनस किया तो कितना होगा? 2 चेयर होगा। तो 2 चेयर का कॉस्ट कितना होगा? यहाँ पे 70 होगा। तो एक 1 चेयर का कॉस्ट कितना होगा? 1 चेयर का कॉस्ट 35 होगा। सो अगर 1 चेयर का कॉस्ट 35 होगा, तो यहाँ से 2 टेबल प्लस 1 चेयर, इसका कॉस्ट कितना था? ₹470। सो 2 टेबल, इसका कॉस्ट कितना होगा? 470 से अगर मैं 35 माइनस करूँगा तो 435 होगा 2 टेबल का कॉस्ट। तो अभी क्या होगा? 2 टेबल माइनस
2 चेयर, तो 435 माइनस 70, ये करूँगा तो कितना आएगा 5, और यहाँ पे 6, तो 365 आंसर होगा, 36, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है, द रेड ब्लड सेल्स इन ए ब्लड सैंपल ग्रोज by 10% per hour in first 2 hours and decreases by 10% in next 1 hour and remains constant in next 1 hour and again increases by 5% per hour in next 2 hours. If the original count of the red blood cells in the sample is 40,000, find the approximate red blood cell count at the end of 6 hours. End of 6 hour में कितना हो रहा है टोटल? सो अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट 2 आवर में क्या हो रहा है, 10% इंक्रीज हुआ, तो 10 से 11 हो रहा है, 10% इंक्रीज हुआ मतलब 10 से 11 होगा, उसके बाद भी 10 से 11 ही होगा। नेक्स्ट आवर में क्या हो रहा है, 10% डिक्रीज हो रहा है मतलब 10 से 9 हो रहा है। नेक्स्ट आवर क्या हो रहा है, 1 आवर कांस्टेंट चल रहे हैं, तो कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे नहीं होगा वो। उसके बाद नेक्स्ट 2 आवर्स क्या हो रहा है, 5% इंक्रीज हो रहा है, तो 5% इंक्रीज हुआ मतलब 20 से 21 होगा। तो इसको अगर मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 2 2 जा 4, और यहाँ पे कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो दे दो। उसके साथ इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो 11 11 121 इंटू 9 कितना होता है 1089, और यहाँ पे 441 21 इंटू 21, तो यहाँ पे देखो 5 जीरो है, बट यहाँ पे जो है ना 4 जीरो है, तो इसको इसके साथ अगर मैं मल्टी कंपेयर करूंगा तो एक जीरो कम है, तो इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो इसके साथ इक्वल होगा, तो इसीलिए जो आया है इसको अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो वही होगा आंसर, बट यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आंसर बोला है, तो जो पॉइंट के बाद आएगा वो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो ये अगर डिजिटल सम करने जाऊंगा तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आंसर दिया है, अगर अप्रोक्सीमेट नहीं देता तो हो जाता था आसानी से। तो पहले यहाँ पे देखो आसान तरीके से हो सकता है, कैसे, क्योंकि वन अगर मैं 8 9 को हटाओ तो क्या होगा, वन यहाँ पे 3 3 जीरो होता, इसके साथ अगर 4 4 1 मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 4 4 1 ट्रिपल जीरो 3 जीरो आता था, तो देखो ये 3 जीरो मतलब ये देख के तो समझ में आ गया जो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, लास्ट ऑप्शन में भी नहीं होगा, क्योंकि 4 4 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कभी 50,000 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 50,000 भी नहीं आ सकते, बट ये दोनों में से एक होगा। बट देखो यहाँ पे अगर 4 4 1 को मैं 89 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो जो नंबर आएगा अगर मैं इसको इसके साथ ऐड करूंगा तो वो मास्ट भी 45025 से ज़्यादा होगा ही होगा, तो इसीलिए 48025 आंसर होगा। अगर मैं ये मल्टीप्लिकेशन करने जाऊंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो टाइम वेस्ट होगा, तो इसीलिए ऐसा करके सोचना पड़ेगा, नहीं तो टाइम सेव नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन 5 में बोल रहा है a Gujarati employee Ramu got promotion due to his salary. Due to this, his salary is increased by 26 or 2 by 3%, but due to his inconsistency in work, his salary reduced by 2550. इतना reduce हो, Ramu was transferred to Delhi for project, so his salary is again increased by इतना, now his salary current salary is इतना। so अगर मैं 26 होल 2/3, 26 और 2/3 को अगर परसेंटेज को अगर मैं फ्रैक्शन में करने जाऊंगा तो कितना होगा, इसको अगर फ्रैक्शन करूंगा तो कितना हो सकता है 4/15 होगा, उसके साथ 12.5% का अगर फ्रैक्शन में करूंगा तो कितना होगा 1/8 होगा। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पहले 15 था, वहां से 19 हुआ, उसके बाद कितना डिक्रीज हुआ ₹2550, उसके बाद क्या होगा 8 से 9 हुआ, तो 9 का वैल्यू कितना बोला है 15300 बोला है, तो यहाँ पे अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो कितना होगा 1700, उसके साथ 17 को अगर 18 इसको भी मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 17 8 जो होते 136, तो यहाँ से अगर 2550 डिक्रीज हुआ, इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना होगा
051161। सो मतलब सॉरी यहाँ पे नहीं लिखूंगा, +2550 में ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे कितना होगा 16150। तो 19 से इसको अगर डिवाइड करूंगा तो कितना होगा 19 8 जा 9 और 50 तो 850 होगा। उसके साथ इसको अगर 15 को अगर 85 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 18 15 5 जो कितना होता है 75। अब 15 8 जो 120 और 7 127। सो आंसर होगा 12750। समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन। SP of a pen is rupees 171 if profit percentage made on article is same as CP of article, then find CP। सो CP जितना होगा प्रॉफिट परसेंटेज उतना ही होगा। तो ये मैथ क्या मैं ये दोनों का साम अगर करूंगा CP प्लस प्रॉफिट को तो इस पे आएगा, CP प्लस प्रॉफिट अगर ऐड करूंगा तो इस पे आएगा। सो अगर मैं इसको ऑप्शन टेस्ट करूंगा तो देखो आसान होगा, क्योंकि 75 अगर CP होगा तो 75 का 75% प्रॉफिट किया तो 75 इंटू 75/100, तो मतलब ये एस पे आएगा। तो 75 को साथ ये मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 56.25। तो इसको अगर ऐड करूंगा तो 56.25 को तो ये 171 नहीं आ सकता है, एस पी नहीं आ सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 95 को भी करूंगा तो 19 इंटू 10 तो 105 प्लस 95 ये ज़्यादा आ रहा है। सो उसके बाद में अगर 90 को लूँगा तो 90 प्लस 90 इंटू 90/100, तो मतलब 2 जीरो से 2 जीरो वैनिश। तो 90 प्लस 81 देखो 171 आ रहा है, मतलब 90 आंसर है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन 7 क्या बोल रहे, ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। सो इसका सिंगल डिस्काउंट कितना होगा 3 सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब, तो पहले तो 11 होल 1/9% ये होता है 11 और 1/9% मतलब होता है 1 बाई, इसको अगर फ्रैक्शन में करूंगा तो 1/9। उसके साथ यहाँ पे बोला है 22 होल 2/9, तो मतलब 2 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 2/9। और 14 होल 2/7 मतलब होगा ये 1/7। और 6.25% ये मतलब होता है 6.25 मतलब 1/16। ठीक है, तो ये डिक्रीज हुआ। सो पहले क्या हुआ, पहले था 9, पहले कितना था मार्क प्राइस और एसपी, तो पहले मार्क प्राइस कितना 9 से कितना हुआ 8 हुआ। उसके बाद क्या हुआ 9 से 8 नहीं 9 से 7, यहाँ पे तो 2 था, तो 9 से 7, उसके बाद 7 से 8 7 से 6 हुआ। उसके बाद 16 से 15 हुआ। सो 7 7 काटूंगा। उसके बाद 3 3 जा 3 2 जा 3 5 जा और 2 8 जा, तो मतलब 8 से 5 हो रहा है। तो कितना डिस्काउंट दे रहे हैं 3 और 8 का ऊपर, तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा। सो 1/8 मतलब कितना होता है 1/8 मतलब होता है 12.5। तो 12.5 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 37.5। सो 37 ऑप्शन डी आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 6800 and after 2 successive discount it is sold for 5363.84। if the first discount is 15% and the second discount is x%, then what is the value of x। तो यहाँ पे क्या है ना, पहले कितना था मार्क प्राइस 6800, उसका ऊपर 15% डिस्काउंट है। 15% डिस्काउंट मतलब क्या है
100 माइनस 15/100 ऐसा लिखूंगा तो मतलब क्या होगा 85/100। तो 85/100 का अगर मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ 0.85। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसके ऊपर डिस्काउंट दिया कितना 15% तो 0.85। तो इसके बाद फिर डिस्काउंट दिया बट उसका वैल्यू नहीं बोला है। तो उसके बाद डिस्काउंट देने के बाद कितना हुआ 5363.84 हुआ। तो देखो पॉइंट के बाद पहले दो घर पहले पॉइंट है और यहाँ पे दो घर पहले पॉइंट तो उठाऊंगा। तो इसके बाद देखो 6800 इंटू 85 536384। तो अगर मैं इसको 17 से काटूंगा 17 5 जो 85 17 3 जा 51 और यहाँ पे होता है 12 तो 126। तो उसके बाद सॉरी 73 जा 51 51 और 26 तो यहाँ पे 17 1 जा 17 और 93 होगा तो 17 5 जा 85 85 और 8 वहाँ पे 3 और 5 8 तो 17 5 जा 85 85 और उसके बाद 17 2 जा 34। तो उसके बाद देखो फिर इसको मैं 4 से काटूंगा तो 4 से काटूंगा तो कितना होगा 4 17 68 होता है। तो ये इसको मैं अगर 4 से काटूंगा तो कितना होगा 7 4 जा 28। सो 4 7 और यहाँ पे होगा 35 तो 4 8 जा उसके बाद 4 8 जा 4 8 जा तो फिर 17 से अगर काटूंगा तो कितना होगा 17 5 जा 65 और उसके बाद 138 होगा तो 17 6 जा इसको मैं क्या 17 4 से जाएगा 17 4 जो 68 और 10 तो 108 तो 108 होगा 76 जा होता है 102 तो 76 जा उसके बाद 6 आएगा तो 17 6 जा 17 4 जा तो यहाँ पे क्या हुआ 100 इंटू 5 इज टू ये हुआ 6764। तो देखो अगर ये 5 को मैं अगर 10 करूँगा तो कैसे हो तो 2 से एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 764 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा यहाँ पे 1 ट्रिपल 0 और यहाँ पे 4 टू 8 टू 9 टू 8 होगा 9 टू 8। तो अगर मैं इसको देखो 100% करने जाऊँगा तो अगर मैं बोथ साइड 10 से अगर डिवाइड करूँगा तो ये कितना होगा ये 100 होगा और ये देखो हो जाएगा 92.8। तो ये कंपेयर करना आसान होगा इसीलिए मैंने 10 से डिवाइड किया हूँ। तो अभी देखो 100 से 92.8 हुआ है तो कितना डिक्रीज हुआ -7.2 डिक्रीज हुआ। तो मतलब कितना परसेंट छाड़ मैंने डिस्काउंट दिया है -7.2%। ठीक है समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 9 क्या बोल रहे हैं ए रैबिट ऑन controlled diet is fed daily 300 gram of mixture of two foods, food X and food Y. Food X contains 10% protein and food Y contains 15% protein. If the rabbit's diet provides exactly 38 gram of protein daily, how many grams of food X are in the mixture? तो एक रैबिट को 300 ग्राम मिक्सचर फूड देता है। तो फूड का मिक्सचर क्या क्या फूड एक्स होता है फूड वाई होता है। फूड एक्स में 10% प्रोटीन रहता है फूड वाई में 15% प्रोटीन रहता है। तो अगर कोई रैबिट जो पूरा डाइट है वहाँ पे 38 ग्राम प्रोटीन लेता है तो हाउ मेनी ग्राम ऑफ फूड एक्स एंड फूड एक्स मिक्सड है उस जो 300 ग्राम में तो उसको निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है ना पहले तो मेरे को 300 ग्राम में 38 ग्राम ले रहा है प्रोटीन। तो इसका अगर परसेंटेज करूँगा तो कितना आएगा 38/3% आएगा। सो अभी क्या होगा एक्स और वाई। सो पहले था 10% और 15% प्रोटीन। तो अभी वो ले रहा है कितना एक्चुअली 30। तो मैं इसको यहाँ पे फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को
हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से इसको अगर टोटल सबको 3 से मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो कितना होगा 30, और यहाँ पे 15 3 जा 45, और यहाँ पे होगा 38। सो इसको माइनस किया तो कितना होता है 7, और इसको 38 से माइनस करूँगा तो 8। सो यहाँ पे एक्स, ये एक्स और ये वाई, तो टोटल कितना 7 + 8 मतलब 15, तो 300 में टोटल 15। उसके साथ एक्स का वैल्यू चाहिए, एक्स मिक्सचर का, एक्स जो ग्राम है उसका वैल्यू, फूड ग्राम है उसका वैल्यू, तो एक्स ग्राम का वैल्यू कितना है 7 है, तो 300/15 इंटू अगर 7 करूँगा तो आ जाएगा 15 2 जा 30, सो 20, तो 20 इंटू 7 मतलब 140, तो 140 होगा आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। A milkman uses 3 containers for selling milk, their capacity being 40 liter, 30 liter, and 20 liter respectively. He fills respectively 87.5%, 80%, 90% of the container with a mix of milk and water in the ratio 3:2, 5:1, 7:2 respectively. What is the ratio of the total quantity of milk to that of water carried by him? तो क्या होगा, टोटल 40 लीटर मिल्क था, तो 40 लीटर में अगर 87.5 करूँगा तो कितना आएगा, पॉइंट उठाऊंगा तो 10 होगा, तो एक 10 से 10 जीरो काटेगा, सो 425 होगा, तो 5 5 जा 25, और यहाँ पे होगा 5 1 जा, और 5 7 जा 5 5 जा, फिर 5 से काटूंगा तो 5 3 जा 15, और 5 5 जा तो 35 लीटर होगा। सो उसके बाद 30 लीटर का अगर 80% करूँगा तो कितना 24 लीटर होगा, और 20 लीटर का 90% करूँगा तो 18 लीटर होगा। सो अभी क्या होगा, ये 35 को 3:2 रेशियो में अगर बांटूंगा तो क्या होगा, 3 + 2 मतलब 5। सो ये पहले क्या होगा, पहले मिक्सचर का, तो मिक्सचर इज टू वाटर अगर मैं करूँगा तो इसका होगा 3 + 2 मतलब 5 5 5 7 जा, तो 21:, ये होगा 14। नेक्स्ट में मिक्स, नेक्स्ट में क्या होगा, 24 लीटर है तो वहाँ पे 5:1 है, तो 24 लीटर 5 + 6 16, तो 6 4 जा 6 5 जा, तो 6 4 जा, तो 4 5 जो 20, और यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 7 + 2 9, 7 + 2 9, तो 9 18, तो यहाँ पे क्या होगा 2, तो इसका रेशियो कितना होगा 14:4 होगा। तो अभी इसको मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा 55, और इसको ऐड करूँगा तो कितना आएगा, ये टोटल आएगा 22। तो 11 से काटूंगा 5, और यहाँ से 2, तो मतलब रेशियो आया 5:2, आंसर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। So at the rate of 10% per annum, find the compound interest rupees 7100 at the end of 2 years. तो 10% पर annum करूँगा तो 2 years में क्या होगा, 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर करूँगा, मतलब ये हो रहा है 21 डिफरेंस हो रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो मास्ट भी 21 का मल्टीपल होगा, तो 21 का मल्टीपल मतलब 21 मतलब क्या होता है 3 × 7, तो 3 का भी मल्टीपल होगा 7 का भी होगा, तो आंसर में देखो ऑप्शन में 3 का मल्टीपल कौन है, 4, यहाँ पे 4 + 1 5 9, 14 14 + 5 तो 19, ये नहीं होगा, 4 5 5 9 हो रहा है, 14 + 6 ये नहीं होगा, 4 1 5 9 14 + 1 15, तो ये हो सकता है, और यहाँ पे 4 + 1 5 9 14, ये नहीं होगा, तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इफ ए सम ऑफ मनी 48600 becomes rupees 115200 in 4.5 years, then 7.5 years, uh, it will becomes how much if it given at compound interest annually। तो मतलब इसको पहले मैं देखूंगा इसका रेशियो कितना आ रहा है, तो 486 और 1152, सो इसको अगर मैं 3 से काटूंगा, 3 1 जा 3 6 जा 3 2 जा, उसके बाद 3 3 जा
3 8 जा 3 4 जा, उसके बाद 3 से 3 5 जा 3 4 जा, 3 1 जा 3 2 जा 3 4 जा, सॉरी 3 8 जा, तो उसके बाद अगर 2 से काटूंगा 27 is to 64, सो मतलब 48600, ये 4.5 ईयर में कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ 64/27, तो ये क्या बना 115200। तो 7.5 ईयर होने के लिए और भी 3 ईयर्स चाहिए, तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे अगर 4.5 ईयर्स में 4.5 ईयर्स में कितना इंक्रीज हुआ 64:27, सो 4.5 मतलब 1.5 का अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4.5 आएगा, सो मतलब 1.5 इंटू 3 करूंगा तो ये आएगा, तो इसको मैं 1.5 ईयर में कितना इंक्रीज होगा कॉम्पाउंड इंटरेस्ट में, तो क्या होगा अगर मैं इसको क्यूबिक रूट करूंगा तो आ जाएगा, तो ये कितना होगा 4/3 आएगा। तो 1.5 ईयर में अगर 4/3 होगा तो 3 ईयर में कितना होगा, 3 ईयर मतलब इसको 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने से आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई मतलब इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मतलब 16/9 होगा। सो ये 16/9, तो ये जो आया है इसको अगर 16/9 से मल्टीप्लाई करूंगा जितना आएगा वही होगा आंसर, तो 115200 इंटू 16/9, तो 9 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 8 जा, तो ये इसको फिर से अगर 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 16 8 जा 144, 16 2 जा 32 प्लस 14, 32 प्लस 14 कितना होगा 46, 16 1 जा 16 और 20644 ये आंसर होगा। सॉरी कुछ गलती हुआ है, 16 8 जा 128, 16 2 जा 32 और 12 कितना होगा 44, 16 1 जा 16 और 4 20, तो 204880 होगा, तो ये होगा ऑप्शन बी आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन 13 में क्या हो रहा है, टू डू ए सर्टेन जॉब x takes 3 times as much time as y and z together take to do the same job, and z takes 4 times as much as time as y and x together take to do the same job. All three together can finish the job 10 days. How much time will x and z together take to finish the job? So यहाँ पे क्या हुआ, x जो टाइम ले रहे x take 3 times as much as time as y and z, तो y और z जितना ले रहा है उसका 3 टाइम्स ले रहा है x, तो y और z को अगर 1 ले रहा है तो x ले रहा है 3। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, z takes 4 times as much as y and x together, तो y प्लस x टुगेदर जितना ले रहा है तो z ले रहा है उसका 4 टाइम्स, तो इसको अगर y इसको अगर 1 लूंगा तो ये 4 होगा, तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू, अगर ए एक्स वाई प्लस जेड ये 4 आया, फर्स्ट केस में क्या आया 4 आया, सेकेंड केस में कितना आया 5 आया, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 4 आया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये तो आया टाइम का रेशियो, तो टाइम का रेशियो को पहले मेरे को एफिशिएंसी के रेशियो करना पड़ेगा, तो 1/3 होगा उल्टा होगा, और यहाँ पे z/y प्लस एक्स, तो ये एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा 1/4 होगा, तो एफिशिएंसी यहाँ पे कितना है, टोटल एफिशिएंसी कितना शाम करूंगा तो 4 आ रहा है और यहाँ पे 5 आ रहा है, तो एफिशिएंसी को तो इक्वल करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना होगा 5/15 आएगा और यहाँ पे होगा 4/16 आएगा, मतलब एक्स का एफिशिएंसी 5, जेड का एफिशिएंसी 4। ठीक है, समझ में आया, तो टोटल एफिशिएंसी कितना आया यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका टोटल एफिशिएंसी तो 5 + 15 मतलब 20,
तो यहाँ पे क्या बोला, एक्स प्लस जेड का एफिशिएंसी, हाँ, हाउ मच टाइम विल एक्स एंड जेड टुगेदर टेक टू फिनिश द जॉब। तो एक्स प्लस जेड की एफिशिएंसी क्या होगा, तो एक्स प्लस जेड का, एक्स प्लस जेड, तो एक्स का वहाँ पे 5 था और यहाँ पे, यहाँ से 4 मिल रहा है और यहाँ पे 5 मिल रहा है, तो 5 प्लस 4 मतलब 9। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस जेड, ये दोनों का एफिशिएंसी के रेशियो क्या हो रहा है, 20:9। तो यहाँ पे क्या बोला है, ऑल थ्री टुगेदर कैन फिनिश द जॉब इन 10 डेज। तो ऑल थ्री ने 10 दिन में काम कर रहा है। तो अगर ये तो एफिशिएंसी का रेशियो आया, तो टाइम का रेशियो कितना होगा, टाइम टाइम का रेशियो 9:20 होगा। तो अगर 9 का वैल्यू यहाँ पे बोला 10 डेज में हो रहा है, तो 9 का वैल्यू अगर 10 होगा तो 20 का वैल्यू कितना होगा, तो 10/9 इंटू 20, तो 200/9, तो 200/9 होगा, उतना दिन लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, Amrita travels from her house at 3 km per hour and reaches her house school 6 minutes late. And the next day she travels 4 km per hour and reaches her school 10 minutes early. What is the distance between her house and school? So यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले अगर थ्री किलोमीटर पर आवर मतलब 3.5 किलोमीटर पर आवर, 3.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, तो उसी केस में क्या हो रहा है, उसको 6 मिनट ज़्यादा लग रहा है। अगर 4.4 मतलब 4.5, तो 4.5 किलोमीटर पर आवर में जाएगा तो उसको 10 मिनट पहले जा रहा है, 10 मिनट कम लग रहा है। तो टाइम का डिफरेंस कितना हुआ पहले दोनों का, तो 16 मिनट। तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो कितना है, स्पीड का मतलब 3.5 और 4.5, तो 5 7 जा 5 9 जा, तो स्पीड का रेशियो आया 7/9, तो टाइम का रेशियो कितना होगा 9/7। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, 2 आया। सो 2 यूनिट, इसका वैल्यू 16 है। तो यहाँ पे टाइम कितना है, पहले कितना टाइम 9 है, तो 9 का वैल्यू कितना होगा, 9 का वैल्यू होगा 16/2 इंटू 9, तो 72 मिनट। तो 72 मिनट मतलब क्या, 60 प्लस 12 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 आवर, तो 1 आवर प्लस 12/60, सो 1 प्लस 1/5 मतलब 6/5 आवर। तो 6/5 आवर। अब पहले स्पीड कितना था 3.5, तो अगर स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिस्टेंस आ जाएगा, तो 5 7 जा और यहाँ पे 10, तो 7 6 जा 42, तो 4.2 किलोमीटर डिस्टेंस आएगा। समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन 15 में क्या बोल रहा है, ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम 7:45 AM from point A towards point B at 55 km per hour, while another train starts at 9 a.m. from point B towards 72 km per hour. They cover a distance of 9 to 6 km till meeting. At what time will they meet each other? तो क्या बोल रहे हैं, एक ए ट्रेन है और बी ट्रेन, तो दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है 9 to 6 किलोमीटर। तो ये स्टार्ट किया है 7:45 में, ये स्टार्ट किया है 9 AM। इसका स्पीड कितना है 55 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना 9 to 6, तो दोनों कितना टाइम, कौन सा टाइम पे ये दोनों मीट करेगा, व्हाट टाइम विल दे मीट इच अदर, मतलब किस समय ये दोनों ट्रेन मीट करेगा। तो इसको निकलने के लिए तो रिलेटिव स्पीड चाहिए। तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, टाइम दोनों का सेम होना चाहिए। अगर टाइम सेम नहीं होगा तो रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हो सकता है। तो पहले तो बी ट्रेन 9 AM में स्टार्ट किया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 7:45 में अगर बी ट्रेन स्टार्ट किया होता तो ये कितना डिस्टेंस कवर करता था, तो 9 AM से 7:45, तो मतलब 1 आवर 15 मिनट। तो 15 मिनट मतलब कितना होता है, 15 मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करने जाऊंगा तो कितना होगा 1/4 आवर। तो
1 आवर मतलब 1 आवर में तो इसका स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 किलोमीटर जाएगा प्लस 1/4 इंटू 72, तो क्या होगा 18, तो 72 प्लस 18 मतलब 90 किलोमीटर, तो 90 किलोमीटर एक्स्ट्रा। तो अगर मैं इसके साथ 90 ऐड करूंगा तो कितना होगा, तो टोटल होगा 926 प्लस 90 मतलब 1016 किलोमीटर। ठीक है, तो अभी देखो रिलेटिव स्पीड करूंगा, तो रिलेटिव स्पीड कितना है, दोनों ट्रेन क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है मतलब दोनों का रिलेटिव स्पीड ऐड होगा। तो 55 प्लस 72 मतलब कितना होगा 127, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना 1016 बाई 127, तो 1016 बाई 127 अगर करूंगा तो देखो क्या होगा, यूनिट डिजिट से मैं देखूंगा। हाँ, कैसे होगा, तो 7 8 जब 56 है तो मतलब यूनिट डिजिट 6 आता है, तो मतलब ये 8 से कटेगा, तो 8 आवर होगा, तो 8 आवर अगर होगा तो 7:45 से अगर 8 आवर ऐड करूंगा तो कितना होगा 15.45, 15:45 में 15 आवर 45 में, तो 15 मतलब कि 12 से 3 आवर 45 मिनट ज़्यादा, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the average of 52 71 43 22 A and B is 55 and the average of 42 45 49 51 42 C and D is 53, what is the average of A B C and D। so ये जो मैथ है ना, मैं इसको डिजिटल सम से करूंगा। देखो यहाँ पे 5 है प्लस 2 है, 5 प्लस 2 7, सो 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 7 14, 14 15 15 4 19, 19 प्लस 3 कितना होगा 22, 22 प्लस यहाँ पे क्या है 2 2 मतलब 4, 22 प्लस 26, तो 26 प्लस ए प्लस बी, तो 26 का डिजिटल सम कितना होगा, 26 का डिजिटल सम 8 होगा, और ए प्लस बी, और यहाँ पे कितना बोला 55, तो 55 का डिजिटल सम कितना 5 5 10, तो डिजिटल सम 1 होगा। बट यहाँ पे कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6, ये एवरेज बोला है तो 6 से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो मतलब ए प्लस बी का वैल्यू ए 8 अगर उधर जाएगा तो 6 तो -2 होगा, तो ऐसा करके यहाँ पे भी देखो 4 प्लस 5 9 कैंसिल, ये 9 कैंसिल, 5 4 कैंसिल, उसके साथ 4 4 8 2 2 4, और यहाँ पे 4 4 8 और 1 9 कैंसिल, और यहाँ पे 4 2 प्लस 2 मतलब 4 4, और यहाँ पे सी प्लस डी, तो 5 प्लस 3 मतलब 8, तो 8 और यहाँ पे कितना नंबर है 3 3 6 7, तो 8 7 जा 56, तो 8 और 8 7 जा 56, 56 के डिजिटल सम कितना होता है 11 11, 11 मतलब 2, तो सी प्लस डी कितना हो रहा है 4, अगर उधर जाएगा तो 2 माइनस 4 मतलब -2, सी प्लस डी भी -2 हो रहा है, तो अभी क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये चारों का डिजिटल सम कितना होगा, यहाँ पर -2 मतलब -4 मतलब 5। ठीक है, सो अभी क्या करूंगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका एवरेज बोला है तो इसको 4 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिजिटल सम में क्या होता है, अगर डिवाइड करूंगा तो उसी केस में डिनोमिनेटर को 1 करना पड़ता है, 1 अगर हो जाएगा तो डिजिटल सम होगा। तो देखो यहाँ पे 4 है, तो x को 1 करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 7 4 जो 28, 28 मतलब 8 प्लस 2 मतलब 10, तो डिजिटल सम कितना होता है 1 होता है। सो मतलब इस 7 5 जो 35 बाई यहाँ पे 1, तो 35 मतलब कितना होगा यहाँ पे 8 होगा डिजिटल सम,
सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो एवरेज होगा उसका डिजिटल सम 8 होगा। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में क्या है, 5 प्लस 4 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 16 हो रहा है, 7 हो रहा है डिजिट टर्म्स, नहीं होगा। 7 प्लस 1 8, तो देखो ये हो रहा है, तो ऑप्शन बी हो रहा है। ऑप्शन सी 5 प्लस 4 9 नहीं हो रहा है, 1 4 प्लस 2 4 6 7 8, नहीं 4 6 7 हो रहा है, ये भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन बी होगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The perimeter of triangle ABC is 24 centimeter and its side BC is 9 centimeter and AD is the bisector of angle BAC while I is the in center. AI is to ID is equal to। So यहाँ पे एक ट्रायंगल है और यहाँ पे बोल रहे आई इन सेंटर है। इन सेंटर मतलब यहाँ पे इनसे तो ए बाइसेक्टर हो, ए डी इज द बाइसेक्टर। अगर ए बी सी लूंगा तो ए डी होगा, तो ए आई अगर इन सेंटर होगा, ए बाइसेक्टर ए डी बाइसेक्टर होगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ए आई और आई डी का रेशियो कितना होगा, ए आई बाई आई डी का रेशियो। तो ये क्या होता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला है, तो याद रखना पड़ेगा। ए आई बाई आई डी क्या होता है, ए बी प्लस ए सी बाई बी सी होता है। देखो ए जो ए से ए जो वर्टिसेस था यहाँ से मैं ले रहा हूँ, इसीलिए याद रखने के लिए ट्रिक है। तो ए बी ये दोनों साइड का सम बाय नीचे का सम, अगर इसी से लेता था सी से लूंगा तो उस केस में होगा ए सी प्लस सी डी बाई ए बी होता। ठीक है, ऐसा करके याद रखना पड़ेगा। तो अभी ए बी प्लस ए सी बाई बी सी में ए बी का वैल्यू कितना बोला है, ए बी का वैल्यू बोला है ABC is 24. Perimeter of triangle ABC is 24 centimeter and its side is BC 9 centimeter and AD is the bisector. तो AB plus AC by BC, ठीक है। तो अगर AB AB प्लस BC का AB प्लस AC प्लस BC इसका साम तो बोला है 24, तो BC का वैल्यू बोल दिया, तो इसको माइनस करूंगा तो 15, तो AB प्लस AC का वैल्यू कितना आएगा, तो ए बी प्लस ए सी का वैल्यू आएगा, बी सी को माइनस करूंगा तो 24 माइनस 9 मतलब 15। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 15 लिखूंगा, 15 और बी सी का वैल्यू 9, तो 3 5 जा 3 3 जा तो 5/3, तो मतलब 5:3 रेशियो होगा आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 19 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ए सर्कल इज इंस्क्राइब इन ए ट्रायंगल ABC touches its side AB, BC and AC at the point DEF respectively. AB, BC and AC, then find the value इतना। तो अगर ये एक ट्रायंगल है ABC, सो ABC क्या है ना, ऐसा करके ये अगर टच करेगा, कहाँ का टच करेगा, D E and F में। तो यहाँ पे AB का वैल्यू कितना है 18, AB 18 बोला, BC कितना बोला 15 बोला, BC 15 और AC का वैल्यू कितना 13। सो AD का वैल्यू कितना होगा, तो AD होता है, यहाँ पे भी ऐसा ही याद रखना पड़ेगा, जो यहाँ पे AD बोला मतलब ए वर्टिसेस लेना बोला, तो AD के केस में क्या होगा, AB प्लस AC माइनस BC बाई 2 होगा। ठीक है, तो AB कितना बोला 18 प्लस 13 माइनस 15/2, तो मतलब 31 माइनस 15/2 करूंगा, तो यहाँ पे 16/2 मतलब 8 होगा, तो AD होगा 8। उसके बाद BE कितना होगा, तो BE के लिए क्या करना पड़ेगा, BA प्लस
बी सी माइनस ए सी बाई 2, मतलब बी ए कितना, ए बी कितना 18, बी सी 15 और ए सी कितना 13/2। तो 33 माइनस 13/2 करूंगा तो कितना होगा, 10 होगा। तो बी ई आएगा 10। ऐसा करके सी एफ कितना होगा, सी एफ होगा ए सी प्लस, तो ए सी कितने 13, बी सी 15 माइनस 18/2, तो 28 माइनस 18/2 मतलब 5 होगा। तो ए डी कितना था, ए डी 8, बी ई 10 और सी एफ 5। तो ये इसका आंसर होगा एक्चुअली 3। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 आइडेंटिकल सर्कल्स आर मेड इनसाइड द ट्रायंगल, फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कल। तो क्या होगा, ऐसा केस होता है, अगर ऐसा एक ट्रायंगल होगा और ऐसा करके n टाइम्स अगर एक सर्कल होगा, तो उसी सर्कल का रेडियस का फॉर्मूला होता है r इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय सेमी पेरीमीटर प्लस, अगर n सर्कल होगा तो n माइनस 1 इंटू होगा ये हाइट, मतलब यहाँ से ये हाइट लूंगा तो उसका जो होता है। तो इसको करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रायंगल ले आऊँ, यहाँ पे 6, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे हाइट ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये 90, मतलब ये एच है, तो इसका एरिया कितना होगा, तो पहले मेरे को सेमी पेरीमीटर करना पड़ेगा। पेरीमीटर तो कितना होगा, तो सेमी पेरीमीटर कितने एस, तो 15 प्लस 13 20, 28 प्लस 14 होता है 42, 42/2 करूंगा तो 21 होगा सेमी पेरीमीटर। तो एरिया कितना होगा, तो एरिया होगा रूट ओवर ऑफ 21 इंटू 21 माइनस 13 करूंगा तो कितना होगा, 13 27 होगा, 8 होगा। उसके साथ 15 माइनस करूंगा तो कितना होगा 6 होगा, अब 14 माइनस करूंगा तो कितना होगा 7 होगा। तो 21 के यहाँ पे कैसे 7 इंटू 3 और 8 इंटू 6 इंटू 7, तो 7 इंटू 3 इंटू और यहाँ पे 2 इंटू और यहाँ से 4 आएगा, तो और एक 2 आएगा, तो मतलब 84। सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये अगर हाइट होगा तो हाफ इंटू बेस, तो बोल दिया 14, अगर मैं बी सी को 14 लूंगा, ये तो 14 है, तो बी सी तो 14 इंटू एच इक्वल टू 84। तो एच का वैल्यू कितना होगा, 84 इंटू 2 इंटू 1/14, तो 14 6 जा, तो 6 2 जा 12, तो 12 होगा हाइट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फॉर्मूला पे लिखूंगा तो कितना होगा, एच का वैल्यू, एरिया तो कितना आया 84 आया, और एस कितना आया, एस कितना आया, एस यहाँ पे मेरा 21 आया, तो 21 प्लस कितना सर्कल है 6, तो 6 माइनस 1, और हाइट कितना है, हाइट हाइट 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेशन करूंगा तो 84/21 प्लस 12 5 जा 60, तो 84/81 और 3 से काटूंगा तो कितना होगा 327, 3 1 जा सॉरी 3 2 जा 6 और 3 8 जा, तो 28/27 होगा सर्कल का रेडियस। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। In a right angle triangle, the product of two sides is equal to half of the square of the third side, and that is hypotenuse. One of the acute angle must be क्या होगा, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बोला, एक राइट एंगल ट्रायंगल है बोल दिया, तो राइट एंगल ट्रायंगल का मैं अगर साइड इसको ए इसको बी इसको सी लूंगा, तो यहाँ पे एक कंडीशन बोला, द प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। तो टू साइड ए इंटू बी, इसका प्रोडक्ट क्या बोला, हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द थर्ड, थर्ड साइड का हाफ का
हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 30, मतलब स्क्वायर का हाफ है, ठीक है। तो मतलब इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2ab इक्वल टू सी स्क्वायर। सो अब यहाँ पे देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होगा। तो सी स्क्वायर की जगह 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखूंगा। सो अभी क्या करना पड़ेगा, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये 2ab को इधर लेकर आऊंगा तो इक्वल टू जीरो, तो ए होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, मतलब ए इक्वल टू बी होगा। तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल का ए और बी दोनों साइड इक्वल होगा, तो उसी केस में जो एक्यूट एंगल है यार, जो दो एक्यूट एंगल होगा वो 45 करके होगा, तो 45 डिग्री होगा आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक ट्रायंगल है ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल इन व्हिच एंगल ABC इज 90 डिग्री। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कहाँ पे ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बोला, जहाँ पे एंगल B 90, इन इन द सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC टचेस द हाइपोटेन्यूज AC। तो यहाँ पे अगर सर्कल करूँगा तो ये क्या किया, AC को कहाँ पे टच किया, D पॉइंट में टच किया, तो AD का वैल्यू बोला 5 और DC का वैल्यू बोला 7.5। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC का एरिया कितना होगा। सो कैसे होगा ये, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा केस होगा तो एरिया का फॉर्मूला जो ये जो टच किया ना, ये दोनों का प्रोडक्ट ही हो जाता है। तो 5 इंटू 7.5 अगर मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो कितना आएगा, 5 5 जो 25, 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 तो 37.5 होगा आंसर। तो ऐसा फॉर्मूला है, जो ऐसा अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एक सर्कल है, तो सर्कल का अगर रेडियस अगर स्मॉलर होगा और ये अगर एक्स और ये अगर वाई होगा, तो उसी केस में क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू एक्स इंटू वाई होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 23 क्या बोल रहा है, ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h is cut by a plane parallel to the base and at a distance of 3h by 7 from the base, then the volume of the resulting cone and the frustum are in the ratio। तो क्या है ना, पहले ऐसा कोन को ड्राइंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो बेस से 3 ये अगर एच होगा टोटल, तो बेस से क्या है 3h/7 में एक काट किया, तो टोटल अगर 7 पोर्शन होगा, तो मतलब इसी जगह एक काटा है, तो ये नीचे यहाँ से यहाँ तक यह 3 होगा और ऊपर ये होगा H4 होगा, तो मतलब ऐसा, तो टोटल कितना होगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉलर कोन जो है ना ऊपर का, उसका वॉल्यूम कितना होगा, स्मॉलर कोन का वॉल्यूम, और नीचे जो बिग कोन है उसका वॉल्यूम कितना होगा 4³ बाई, ये तो टोटल 7, तो 7³ मतलब 64/343। तो फ्रास्टम क्या होता है, फ्रास्टम मतलब ये जो पोर्शन है इसको अगर मैं काटूंगा यहाँ से यहाँ यहाँ अगर काटूंगा तो क्या होगा, ये ऐसा ऐसा देखने में होगा, तो ये फ्रास्टम हो गया। तो इसका तो ये 3 है, 3 पोर्शन है, तो मतलब अगर अपर पोर्शन का कोण को अगर नीचे टोटल से माइनस करूंगा तो फ्रास्टम का वॉल्यूम आ जाएगा, तो स्मॉलर कोण का तो वॉल्यूम कितना होगा 64 होगा, और नीचे जो फ्रास्टम है उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो 343 माइनस 64 करूंगा तो कितना आएगा, तो 64 बाई इसको माइनस करूंगा तो कितना होगा 279 होगा।
ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो यहाँ पे क्या है ना, एक्स टू द पावर 29.5 माइनस 527 एक्स टू द पावर 15.5 प्लस एक्स टू द पावर 1.5 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको एक्स टू द पावर 1.5 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या होगा, एक्स टू द पावर 28 होगा, माइनस 527 यहाँ पे 1.5 से डिवाइड किया हूँ तो ये होगा एक्स टू द पावर 14 होगा, और ये तो एक्स टू द पावर 1.5 अगर तो 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, मतलब एक्स टू द पावर 1.5 माइनस 1.5 करूंगा तो क्या होगा, एक्स टू द पावर 0 होगा, मतलब 1 होगा। ऐसा ही हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है ना, फिर से मैं क्या करूँगा, एक्स टू द पावर 24 से डिवाइड करूंगा तो एक्स टू 24 तो ये स्क्वायर होगा, ये 527 होगा, और प्लस 1 बाई यहाँ पे, सॉरी यहाँ 24 से डिवाइड किया तो क्या होगा, एक्स टू द 14 से डिवाइड किया तो और एक यहाँ पे 14 होगा, तो यहाँ पे एक्स टू द पावर 14 होगा। ठीक है, तो मतलब एक्स टू द पावर 14 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 14 इसका वैल्यू होगा 527। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक्स टू द पावर 7, यहाँ पे एक फॉर्मूला था जो एक्स प्लस 1/x इसका वैल्यू अगर n होगा तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इसका वैल्यू कितना होता है, n क्यूब माइनस 3n होता है, याद रखना पड़ेगा। ये ऐसा ही होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू अगर n होगा तो x प्लस 1/x का वैल्यू भी ऐसा होता है, n प्लस 2 होता है। तो यहाँ पे मैं ऐसा यूज करूंगा, देखो यहाँ पे एक्स टू द पावर 14 प्लस 1/x टू द पावर 14 का वैल्यू इतना बोला है, तो यहाँ से मैं एक्स टू द पावर 7 प्लस 1/x टू द पावर 7 लिखूंगा, तो ऐसा लिखूंगा तो चलेगा, 527 प्लस 2। ठीक है, ऐसा तो मतलब 529। तो 529 मतलब 23 का स्क्वायर होता है 529। तो फिर से मैं अगर एक इसको मैं फिर हाफ करूंगा तो एक्स टू द पावर 3.5 प्लस 1/x टू द पावर 3.5 करूंगा तो कितना होगा, रूट ओवर ऑफ 23 प्लस 2 मतलब रूट ओवर 25 मतलब 5 होगा। ठीक है, सो अभी एक्स टू द पावर इसका वैल्यू आ गया 5। तो यहाँ पे देखो ये एक्स प्लस 1/x इक्वल टू एन होता है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x का वैल्यू कितना होता है ऐसा। तो इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लीकेशन करूंगा 3.5 को तो कितना होगा, एक्स टू द पावर 10.5 प्लस 1/x टू द पावर 10.5, तो क्या होगा, ये 5 का क्यूब माइनस 5 3 जा 15 मतलब 125 माइनस 15, तो क्या होगा 110 आंसर होगा। समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो एक वर्टिकल टावर है, स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब एक प्लेन है, उसके ऊपर एक फ्लैग स्टॉप ऑफ द हाइट स्मॉल एज, तो एक फ्लैग स्टॉप है, उसका हाइट कितना है, स्मॉल एज। ठीक है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग इज अल्फा, तो बॉटम में इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, अल्फा। उसके बाद बोला द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप इज बीटा, तो टॉप में कितना है, बीटा है। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो ये तो स्मॉल एज फ्लैग स्टॉप का, और इसका मैं हाइट ले रहा हूँ कैपिटल एज टावर का, तो ए, इसका ए नाम दे रहा हूँ, इसका बी दे रहा हूँ, इसको सी, इसको डी। तो देखो दोनों एंगल में अल्फा बीटा, डी सी साइड कॉमन है, तो डी सी को लेके मैं काम करूंगा, डी सी का वैल्यू अगर निकल गया तो देखो सब दोनों साइड डी सी का वैल्यू इक्वल करूंगा तो आ जाएगा। तो पहले अल्फा एंगल को लूंगा, तो अल्फा एंगल को लूंगा तो देखो ये जो ट्रायंगल आया, इसी ट्रायंगल में ये तो राइट एंगल है, तो एच बाई डी सी इक्वल टू होगा टेन एल्फा। तो डी सी का वैल्यू कितना होगा, डी सी इक्वल टू होगा एच कॉट अल्फा होगा। ऐसा करके बीटा लूंगा तो उसी केस में डी सी इक्वल टू होगा
कॉट बीटा होगा, तो दोनों साइड इक्वल करूँगा तो एच कॉट अल्फा इक्वल टू होगा कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच इंटू कॉट बीटा। तो फिर इसको डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, एच कॉट बीटा स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच कॉट अल्फा, सॉरी ये टैन होगा, मैं तो उल्टा करके लिख रहा हूँ। सो यहाँ पे क्या होगा, एच टैन बीटा और स्मॉल एच कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच टैन अल्फा। तो कैपिटल एच टैन बीटा माइनस ये जो एच टैन अल्फा इक्वल टू एच टैन अल्फा। सो एच को अगर कॉमन ले लिया तो एच इक्वल टू होगा स्मॉल एच टैन अल्फा बाई टैन बीटा माइनस टैन अल्फा। सो कौन सा आंसर होगा, एच टैन अल्फा बाई टैन बीटा माइनस, तो ऑप्शन सी होगा। सो अभी जो डे 3 का जो टारगेट सीरीज का क्या करना पड़ेगा, पहले तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन से 15 क्वेश्चन, परसेंटेज से 15 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 15 क्वेश्चन और डिस्काउंट से 15 क्वेश्चन एंड टाइम एंड स्पीड से 15 क्वेश्चन। तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा, जो किसका जिसका जितना नंबर आया वो कमेंट बॉक्स में लिखिए किसका कितना आया है, और ऐसा करके रेगुलर अगर फॉलो किया तो अच्छा स्कोर आएगा। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू आज के लिए, बाय।